हेलो, जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? सुपर स्काई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आज लेके आ गया हूँ होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट 3। हम 100 प्रैक्टिस सेट कराएँगे, सुपर स्काई क्लास से 100 सेट कराएगा। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन यहाँ से कहीं भी से बाहर नहीं जाएगा और आपको डिटेल में बताया जाएगा जो भी क्वेश्चन होगा, सब डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो बगैर देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, कोई भी देरी नहीं करेंगे। अपने दोस्तों की क्लास शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनके लिए कुछ नॉलेज गेन करने का मौका मिल जाए। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कहता है, वो कहता है उत्तर प्रदेश का सबसे नया मंडल कौन-सा है? बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको इम्पोर्टेंट में डाल लो, इसको आप इम्पोर्टेंट में डाल लो। उत्तर प्रदेश का सबसे नया मंडल कौन-सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे नया मंडल वो है अलीगढ़ है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अलीगढ़ है, जो सन 2008 में ये आगरा से अलग किया गया था। 2008 में 2008 में आगरा से अलग किया गया था। याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, चंदौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र में सर्वाधिक जिले हैं, तो वन है हमारे सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो सोनभद्र है। और ये सोनभद्र जो जिला है, वो उत्तर प्रदेश के जो 4 राज्यों से के साथ सीमा साझा करता है। वो मैं आपको बता दूँ, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो आपको बताना 4 राज्यों के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मैं आपको बता दूँ, सोनभद्र सोनभद्र भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन-कौन से राज्य हैं? नंबर 1 मध्य प्रदेश एमपी, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 छत्तीसगढ़ और नंबर 4 झारखंड। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सोनभद्र है ये। यहाँ पे सोनभद्र है और सोनभद्र यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। केवल एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपी का कौन सा जिला नेपाल से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? यूपी का कौन सा जिला नेपाल से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। और नेपाल के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। वो कौन-कौन से मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वो कौन-कौन से सीमा साझा करते हैं? एक तो बहराइच करता है, एक लखीमपुर करता है, एक सिद्धार्थनगर करता है, एक श्रावस्ती करता है, एक महाराजगंज करता है, ओके, एक पीलीभीत करता है
ये आपको याद रखना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखो ये है नेपाल, ये है नेपाल। देखो ये नेपाल है, तो नेपाल के साथ ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक तो पीलीभीत हो गया, दूसरा लखीमपुर खीरी हो गया, तीसरा बहराइच हो गया, चौथा श्रावस्ती हो गया, पांचवा बलरामपुर हो गया, छठा सिद्धार्थनगर हो गया और सातवां महाराजगंज हो गया। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आ सकता है कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिला सीमा साझा करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 7। राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शारदा, घाघरा, राप्ती और गोमती। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो शारदा हो जाएगा। शारदा नदी। ये दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दुधवा नेशनल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शारदा। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में है। ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी, वहां स्थित है ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोक सेवा क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोक सेवा क्षेत्र कौन सा है? बहुत ही अच्छा यूनिक क्वेश्चन है ये। कृषि, उद्योग, सेवा, खनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कृषि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोक सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? सबसे पहले मैं आपको 1556 में, और तीसरा हुआ था 1561 में। कुल 3 युद्ध हुए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट युद्ध हुआ था, फर्स्ट युद्ध 1526 में हुआ था। सेकेंड युद्ध जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। और थर्ड युद्ध हुआ था, थर्ड युद्ध हमारा हुआ था 1561 में। टोटल 3 युद्ध हुए थे, आपको याद रखना है। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल, फैजी, बदायूनी, तानसेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अबुल फजल जो थे वो अकबरनामा के लेखक थे। क्या आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, अबुल पर। भारत में पहली बार अंग्रेजों को दीवानी अधिकार कब मिला? क्या आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजों को पहली बार दीवानी अधिकार कब मिला? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1765 में मिला था। 1765 में मिला था। 1765 में मिला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इतने मैं क्वेश्चन करा दूंगा, सुपर स्काई क्लासेस इतने क्वेश्चन करा देगा कि यूपी होमगार्ड से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मेक श्योर आप इसको डेली क्लासेस को ले और सिक्वेंशियली में सारे प्रैक्टिस सेट डाल रहे हो। तीसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मैं 100 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और जैसे भी हमारा टाइम बचेगा हम और ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, ये आपको याद रखना है। बहुत ही डिटेल में कराएंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाएंगे, बाहर से नहीं जाने देंगे, आप याद रखना। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? कि मतलब उसके बाद कोई गुरु नहीं बने सिख में। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी।
1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। 1857 की क्रांति में कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। अच्छा, ये 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी मेरठ से। वहां पे नेतृत्व किसने किया था? वो था धन सिंह गुर्जर और कदम सिंह ने किया था। अब मैं आपको बता दूं, 1857 क्रांति की शुरुआत क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ये मैंने शायद आपको पढ़ाया भी है इससे पहले, मेरठ से हुई थी। का नेतृत्व धन सिंह गुर्जर, धन सिंह नहीं, कोतवाल धन सिंह गुर्जर था। कोतवाल धन सिंह गुर्जर एवं कदम सिंह, कदम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ते हैं। अगर आप मेरठ जाएंगे भी तो ये कोतवाल धन सिंह गुर्जर का वहां पे स्टैचू बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है वहां पे, आप देखना कभी जाके। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरापूंजी, मासिन राम, शिलांग, कोहिमा। ये मासिन राम नहीं, मोहसिन राम होगा। ठीक है, चेरापूंजी, मोहसिन राम, शिलांग, कोहिमा। तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सबसे पहले नंबर पर आता है वो। भारत में नहीं, विश्व की बात कर रहा हूँ, ये विश्व में है। मोहसिन राम जो कि मेघालय में है, मेघालय में है। मेघालय में चेरापूंजी भी है। चेरापूंजी दूसरे नंबर पे आता है। चेरापूंजी दूसरे नंबर पे आता है। मोहसिन राम जो है ये पहले नंबर पे आता है, जो कि मेघालय में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चेरापूंजी कोई भी नहीं लगाएगा, अगर इसका क्वेश्चन आएगा चेरापूंजी कोई भी नहीं लगाएगा, मोहसिन राम लगाएगा, याद रखना। चेरापूंजी दूसरे नंबर पे आता है क्योंकि ये मेघालय में है। विंध्य पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? विंध्य पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गंगा यमुना, नर्मदा सोन, ताप्ती गोदावरी, चंबल बेतवा। तो देखो मैं आपको बता दूं, विंध्य जो पर्वत है, तो विंध्य पर्वत की शुरुआत कहाँ से होती है? वो पश्चिम से होती है। तो विंध्य पर्वत की शुरुआत होती है वो गुजरात से होती है, और गुजरात से मध्य प्रदेश से गुजरते हुए ये उत्तर प्रदेश के बनारस तक आती है। बनारस तक स्थित है ये विंध्य पर्वत। ठीक है, ये नर्मदा और सोन नदी के बीच है। ये नर्मदा और सोन नदी के बीच है। ठीक है, ये पश्चिम गुजरात से स्टार्ट होती है, पश्चिम से, गुजरात पश्चिम में है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है पर्वत? गुजरात, ये पश्चिम भाग, पश्चिम भाग, भाग से शुरू होकर मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के, यूपी के वाराणसी तक स्थित है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि विध्वंस पर्वत कहाँ से लेकर कहाँ तक स्थित है, तो वहां से गुजरात और बनारस दे देंगे, तो आपको ये आपको याद रखना है। ओके, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से है? देखो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वो किस देश से है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश पहले भारत में ही था, हमारे भारत का हिस्सा था।
ये लॉर्ड कर्जन नाम का एक व्यक्ति था वायसराय, तो उसने ये 1905 में इसका विभाजन करा दिया था। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ओके। हमारा भारत एक ऐसा है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन-सा देश है जिससे भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। मानसून की वापसी को क्या कहते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन हर कोई बता देगा। रिटर्निंग मानसून, साउथ मानसून, ट्रेड विंड और क्या बोलते हैं साइक्लोनिक रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर्निंग। रिटर्निंग होता है वापस। रिटर्निंग मानसून, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? कल मैं आप लोगों से एक बार सिलेबस डिस्कस कर लूँगा। आप लोग सोचते हो कि इसमें साइंस भी आ रहा है, इसमें पॉलिटी भी आ रहा है, इसमें क्या बोलते हैं सारा कुछ आ रहा है, हिस्ट्री भी आ रहा है। तो मैं आपसे कल एक बार सिलेबस डिस्कस कर लूँगा जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखो मानव शरीर में बेसिकली रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.37 से लेके 7.4 तक होता है। तो इसका जो हम मानते हैं वो राइट आंसर होता है 7.4। 7.4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की संरचना किसने बताई? डीएनए की संरचना किसने बताई? डार्विन, न्यूटन, वाटसन और क्रिक, मेंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने बताई। सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला सवाल है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है तो मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम जो गैस है वो बेसिकली बैलून में भरी जाती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं हीलियम सबसे हल्की गैस है, लेकिन नहीं। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। नाइट्रोजन गैस जो है वो एरोप्लेन के व्हील होते हैं, टायरों में भरी जाती है। ये नमी रहित होती है, सूखी गैस होती है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बलून में भरी जाती है, गुब्बारों में भरी जाने वाली। ये आपके एरोप्लेन के पहियों में भरी जाती है, ये आपको याद रखना है। पूछता कि एरोप्लेन के पहियों में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन होती है। वो नमी रहित होती है, उसमें नमी नहीं होती, एकदम सूखी गैस होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पेट से, आंत से, मुंह से, ग्रीस नली से, ग्रास नली से, सॉरी ग्रास नली से। कहाँ से होती है? राइट आंसर हो जाएगा मुंह से, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो सबसे पहले मुंह में लेने के बाद उसको चबाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में उसको बांट देते हैं। तो पाचन की शुरुआत हमारे मुंह से हो जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, स्कर्वी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है? रतौंधी, रतौंधी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। बेरी बेरी और रिकेट्स। रिकेट्स देखो मैं आपको बता दूं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। ठीक है। बेरी बेरी B1 की कमी से होता है। ठीक है, B1 की कमी से होता है। रिकेट्स सी, विटामिन सी की कमी से होता है। और स्कर्वी विटामिन बी की कमी से होता है। ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। ओके। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? नेहरू, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। ओके? राज्य सूची राज्य सूची किस अनुसूची में है? राज्य सूची किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो राज्य सूची किस सूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में राज्य अनुसूची आती है। ओके? उत्तर प्रदेश विधानसभा एक सदनीय है या द्विसदनीय? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। देखो क्वेश्चन सारे सारे यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा एक सदनीय है या द्विसदनीय? तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा दो सदनीय है। एक तो विधानसभा है और एक तो विधान परिषद है, ठीक है? तो विधानसभा है वो उच्च स्तरीय है और विधान परिषद है वो निचली स्तरीय है, वो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। ये आपको याद रखना है, ये उच्च स्तरीय है और ये निचला स्तरीय है, ये आपको याद रखना है। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? यहाँ पे कंफ्यूजन वाला सवाल है, मैं आपको बता दूं। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य का वास्तविक जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करते हैं। की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ये मत सोचना कि राज्य का मुख्य कार्यवाही जो होता है वो राज्यपाल होता है, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री करता है, ऐसा नहीं है। राइट आंसर इसका मुख्यमंत्री हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित कब होते हैं? मौलिक अधिकार निलंबित कब होते हैं? हमारे मौलिक अधिकार हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले चैप्टर में, जो कि 6 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया भी था, डिटेल में बताया था। तो मौलिक अधिकार वो 6 होते हैं, वो निलंबित कब होते हैं? वो भी निलंबित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, लेकिन वो हो जाते हैं किसी सिचुएशन में। मैं आपको बता दूं, चुनाव में, आपातकाल में, युद्ध में, संसद सत्र में। देखो मौलिक अधिकार जो हमारे होते हैं वो राष्ट्रपति का जब शासन लगता है, राष्ट्रपति आपातकालीन शासन लगता है, तो उस समय वो रद्द हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था 6 होते हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रपति आपातकाल शासन में हमारे मौलिक अधिकार जो तो नष्ट हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। होमगार्ड किस अधिनियम के होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? ठीक है, पुलिस एक्ट, होमगार्ड एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट और संविधान। तो होमगार्ड जो है वो होमगार्ड एक्ट के तहत काम करता है और ये एक्ट 1963 में लागू हुआ था। क्या आपको याद रखना है? क्या आपको याद रखना है? ठीक? आपदा प्रबंधन में सबसे पहला चरण क्या है? जैसे हम कुछ भी आपदा हो जाती है तो उस प्रबंधन में सबसे पहला चरण क्या होता है? राहत, पुनर्वास, रोकथाम, चेतावनी। तो सबसे पहला होता है इसका रोकथाम। रोकथाम राइट आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन में सबसे पहला चरण रोकथाम होता है, ये आपको याद रखना है। आग लगने पर कौन सा गैस सबसे खतरनाक होती है? देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आग लगने पर सबसे खतरनाक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। जब आग लगती है तो सबसे ज़्यादा गैस उत्पन्न जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन गैस होती है, दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलती है।
ये आदमी के अंदर जाती है और ऑक्सीजन को जाम कर देती है, इससे आदमी की मृत्यु हो जाती है आग लगने पर, आपने देखा होगा। ठीक है? राइट आंसर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड। प्राथमिक उपचार का स्वर्ण नियम क्या है? प्राथमिक उपचार का स्वर्ण नियम क्या है? दवा देना, घबराना नहीं, जान बचाना, तुरंत अस्पताल। तो इसका जो प्राथमिक उपचार, जो प्राथमिक नियम है वो हो गया है जान बचाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जान बचाना। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? देखो ये सबको पता है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे हमारे माननीय बिपिन रावत जी थे, जो 2019 में चुने गए थे। और की दुर्घटनावश जो प्लेन क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर, उसमें जो है वो शहीद हो गए थे। ठीक है, बिपिन रावत। ओके, राइट आंसर उसका ये हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड किससे संबंधित है? वन नेशन वन राशन कार्ड किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, रोजगार। तो वन नेशन वन राशन कार्ड, तो राशन कार्ड से हमें खाद्य सुरक्षा मिलती है, खाद्य इसका इसका हो जाएगा राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है और सबसे व्यस्त बंदरगाह? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई भारत का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है, मुंबई। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त। सबसे व्यस्त। एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी। एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। भारत में जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पिछली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? लास्ट वाली 2011 में हुई थी। भारत में जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है? राष्ट्रपति, राज्य सरकार, रजिस्ट्रार जनरल, नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार जनरल। ओके, रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा भारत में जनगणना कराई जाती है। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? निकल गए। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? हालांकि हो सकता है ये सवाल ना आए, बट ये आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, लोक सेवा आयोग। ओके, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और ये कहाँ है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान वो है थार रेगिस्तान। थार, ये राजस्थान में है। राजस्थान, ये राजस्थान में है। सबसे बड़ा थार रेगिस्तान है भारत का, जो कि राजस्थान में है, ये आपको याद रखना है। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? प्रेमचंद, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, लालाजी, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैगोर जी। ये गीतांजलि के लेखक हैं। ओके? भारतीय रेल का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय रेल का आदर्श वाक्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये आपको बताना है। सेवा ही धर्म, जीवन रेखा, राष्ट्र की धड़कन, सबका साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की धड़कन। राष्ट्र की धड़कन भारतीय रेल का आदर्श वाक्य है। ओके? हल्के मत लेना यूपी होमगार्ड, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हल्के मत लेना यूपी होमगार्ड, मैं आपको बता रहा हूँ।
बहुत अच्छे क्वेश्चन आएँगे, प्रीमियम क्वेश्चन आएँगे। 200 प्रश्न का क्लास का क्वेश्चन आएगा, उनमें से बाहर नहीं आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें कौन तय करता है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें कौन तय करता है? राष्ट्रपति, संसद, निर्वाचन आयोग, संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अनुसूचित जाति की सीटें तय करता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। सबसे पुराना उच्च न्यायालय भारत का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ठीक? कलकत्ता है। मानव आंख में किसका रंग नियंत्रित होता है? मानव आंख में किसका रंग नियंत्रित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेंस, रेटिना, आइरिस, कार्निया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निस। कार्निस का जो होता है वो रंग नियंत्रित होता है, ये आपको याद रखना है। आइरिस, ऑप्शन नंबर सी। जय हिंद नारा किसने लोकप्रिय किया? जय हिंद नारा किसने लोकप्रिय किया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, नेहरू जी। जय हिंद नारा किसने लोकप्रिय किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह भास्कर, आर्यभट्ट, सेट और रोहिणी। कौन सा था? आर्यभट्ट था, ये आपको याद रखना है। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनके नाम पर वो रखा गया था, ये आपको याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में 4 आदर्श हैं। संविधान की प्रस्तावना में कुल 4 आदर्श हैं। कौन-कौन सा है? नंबर 1 न्याय, नंबर 2 अंधता, अंधत्व जिसे बोलते हैं, नंबर 3 स्वतंत्रता और नंबर 4 समानता। ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है, ओके? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखो मैंने सबसे बड़ी हड्डी आपको बताई थी, शायद चैप्टर 1 में बताई थी। ओके? आज सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है मानव शरीर में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, फीमर या रेडियस। स्टेपीज की होती है जो कि कान की बोली जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कान की होती है। कान की होती है। और फीमर जो होती है जांग की होती है, ये सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी होती है, ये आपको याद रखना है। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आरटीआई, आरटीआई के बारे में सबको पता ही होगा। आरटीआई क्या होता है? एक जमा किया जाता है, इसके बेसिस पे हमें बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। आरटीआई 2005 में ये हुआ था। ठीक? आरटीआई 2005 में ये लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अभी मैंने आपको इसी क्लास में बताया था थोड़ी देर पहले। ये क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताइए, अभी मैंने आपको बताया था। जब क्वेश्चन आया था कि भारत का वास्तविक
जो करता धरता होता है उत्तर प्रदेश का जो होता है वो कौन होता है राज्य का? मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा और हाई कोर्ट कौन करता है? तो किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति इसमें आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का ही नहीं, किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। वो करता है राज्यपाल। ये आपको याद रखना है। वो कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ, शार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है डॉल्फिन। ओके। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 क्वेश्चन। होम गार्ड के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? होम गार्ड के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है। ताकत, अनुशासन व सेवा भावना, पढ़ाई, अनुभव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइएगा प्लीज। चलो मैं बता देता हूँ आपको। अनुशासन व सेवा भावना। शासन व सेवा भावना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुशासन व सेवा भावना। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लास हमारा यहीं पे फिनिश होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको कल लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 4 यूपी स्पेशल होमगार्ड बैच है ये। आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, सुपर स्काई क्लासेस से आप संपर्क कीजिए। आपकी सारी क्वेरी, आपकी सारी दिक्कतें आपको समाधान किया जाएगा और मैं आपको इससे और बेहतर क्वेश्चन कल लेके आऊँगा। ये लो लेवल से अप लेवल तक चलेगा। ओके बाय, थैंक यू, टाटा।